तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी नेक्स्ट वीडियो क्लास में। हम लोग पढ़ रहे थे बाल विकास। आपको समझ में आ गया होगा कि आपका बाल विकास की क्लास फिर से शुरू हो गई है ना। तो बाल विकास में हम लोग ने कल पढ़ा था शैशवावस्था, और शैशवावस्था के बाद आज हम लोग बात करने वाले थे उसके नेक्स्ट पार्ट की, जो उसके बाद आता है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं चाइल्डहुड। चाइल्डहुड की जो एज है वो यहां पे लिखी हुई है, वो थी 0 से 6 वर्ष तक शैशवावस्था। तो ये हो जाएगी आपकी 6 से 12 वर्ष तक। उसके बाद हम लोग को बात करनी थी कुछ परिभाषाओं के बारे में। पहली परिभाषा जो अब यहां पे हमने ली है वो ली है रॉस की। रॉस ने क्या कहा है? इसको कहा है मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। अच्छा एक बात बताओ कि उम्र क्या है? 6 से 12। यहां लोग किशोरावस्था में तो गलतियां कर ही देते हैं, बड़े लोग गलतियां कर ही देते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं बाल्यावस्था की तो क्या लगता है कि 6 साल का बच्चा पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है? नहीं, वो बिल्कुल भी मैच्योर नहीं होता है। 6, 7, 8, 9 साल का बच्चा वो होता क्या है? नई नई एंट्री मारता है, नई नई एंट्री मारता है इस दुनिया में। एक चीज यहां पे और देखते हैं हम लोग, जो क्षेत्र होता है इनका, क्या होता है? क्षेत्र। शैशवावस्था को जो क्षेत्र था वो सिर्फ और परिवार में सीमित था, सिर्फ वो परिवार में रहता था। बहुत चला गया, पास पड़ोसी रिश्तेदारों से मिल लिया, जो घर पे आ गए, इससे ज्यादा उनको कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, उनको कुछ भी नहीं मिलता है। यहां पे क्या होता है? वैसे तो वो शैशवावस्था को ही प्री स्कूल एज कहा गया, प्री स्कूल एज कहा गया, लेकिन यहां पे क्या होता है? ये स्कूल जाने लगते हैं। बाल्यावस्था में वो स्कूल जाने लगते हैं, तो इनके जो सीखने का क्षेत्र है वो बढ़ जाता है। तो वो परिवार, हित, मित्र, नात, रिश्तेदार सब आपके परिवार में ही हमने जोड़ लिए। परिवार और प्लस क्या हो जाता है? परिवार तो रहता ही रहता है, परिवार के साथ उसमें एक चीज और ऐड होती है, वो होता है विद्यालय या समाज। परिवार और प्लस विद्यालय, यहां पे सब कुछ ऐड हो जाता है। तो यहां पे इनके सीखने का क्षेत्र बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आप बताइएगा। सीखने का क्षेत्र बढ़ गया ना? इसको ऐसे गोले में करके ऐसे कर लीजिएगा, ये क्षेत्र जो है वो बढ़ गया यहां पे। ठीक है, तो मिथ्या परिपक्वता हम लोग समझ रहे थे। बच्चा नया नया एंट्री मारता है, स्कूल जाना शुरू करता है, अलग अलग लोगों से मिलता है, अलग अलग परिवार के अलग अलग बच्चे होते हैं उनके साथ में। तो यहां पे वो क्या देखता है कि कुछ पढ़ने में अच्छे हैं, कुछ पढ़ने में कमजोर हैं, कुछ हाई फाई सोसाइटी के हैं, कुछ उनसे कम है, कोई बहुत ही अच्छे परिवार से आ रहा है। अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीजें हो रही होती हैं। ठीक है, तो यहां पे मिथ्या परिपक्वता का क्या मतलब है कि बालक मैच्योर्ड नहीं होता है, कोई भी डिसीजन लेने के लिए वो तैयार नहीं होता है, लेकिन उसको क्या लगता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूं। भाई अभी तक वो बेचारा कहां, घर में अंदर उसको कोठरी में बंद रखते थे तुम लोग, अब वो बेचारा बाहर भी निकलने लगा है। तो वो क्या, अब तो उसको यही लगता है ना कि अब मैं सब कुछ जान चुका हूं। भाई उसने नई नई ट्रेन देखी, गाड़ी देखी, बस देखी, स्कूल देखा, साइकिल देखी, ट्रैक्टर देखा, चाउमीन वाले की दुकान भी देख ली, सब कुछ देख लिया उसने। तो उसको लगता है अब तो मुझे कहीं भेजो, अब तो हम कहीं चले जाएंगे। तो ये मिथ्या का क्या मतलब होता है? मिथ्या का मतलब होता है फॉल्स, और परिपक्वता का मतलब क्या होता है? मैच्योरिटी। तो फॉल्स मैच्योरिटी की एज होती है। क्या होता है? फॉल्स मैच्योरिटी की एज होती है। बच्चा मैच्योर हुआ नहीं होता है, लेकिन उसको लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूं, मैं मैच्योर हो गया हूं, ये लोग मेरी जिंदगी में फर्जी दखलंदाजी कर रहे हैं, मुझे कोई भी डिसीजन अपने हिसाब से लेने नहीं देते हैं। यही होता है आपका। रॉस ने बिल्कुल सही कहा है, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। उसके बाद कॉल एंड ब्रूस की परिभाषा है हमारे पास। इन्होंने कहा है संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। अच्छा, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल का क्या मतलब है? तो होता है, इसका मतलब होता है कि जो हमारे इमोशंस होते हैं वो बहुत ही हाई होते हैं, इमोशंस बहुत हाई होते हैं। अच्छा, इमोशंस हाई होने का क्या मतलब होता है? इमोशंस हाई, छोटी सी बात जरा सा डांट दोगे, एक कोने पकड़ लेंगे, रोने लगेंगे। अभी तक क्या था कि चिल्ला चिल्ला के, शैशवावस्था में चिल्ला चिल्ला के पूरा घर को सर पे उठा ले। अब जब बाल्यावस्था में एंटर करें, एक कोना पकड़ेंगे, रोने लगेंगे। तो वो हुआ है यहाँ पे कॉल एंड ब्रूस की जो परिभाषा है, छोटी सी बात पे खुश हो जाना, छोटी सी बात पे दुखी हो जाना, ये होता है आपका संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। ये नए नए संवेगों से इनका जुड़ाव यहां पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी परिभाषा है फ्राइड की। फ्राइड को तो आपको पता है सबसे ज्यादा काम इन्होंने कहां पे किया? काम वासना पे किया। होता क्या है, या काम वासना सबसे, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है कि काम वासना सबसे तीव्र कब होती है, तो आपका आंसर किशोरावस्था नहीं शैशवावस्था होता है। और अगर अब यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि काम वासना सबसे स्लो, सबसे कम या सुप्त या ना के बराबर होती है, तो वो कौन सी स्टेज है? आपकी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में काम वासना
बिल्कुल सुप्त हो जाती है। क्यों हो जाती है भाई? अब बच्चा बड़ा हुआ था थोड़ा, जब शैशवावस्था में सबसे तीव्र थी, और अब यहां पे तो वो थोड़ा बड़ा हुआ है तो कामवासना बढ़ जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, कामवासना यहां पे बढ़ती नहीं है, क्योंकि बच्चे के पास टाइम नहीं रह जाता है कामवासना के लिए। कामवासना के लिए टाइम नहीं रह जाता है। वो थोड़ा सा बड़ा होता है, वो नई समाज में एंट्री मारता है, नए स्कूल में जाता है, अब वहां पे उसको एक दोस्त मिलता है, 2 4 6 लड़के मिलते हैं, और तो अब उन लड़कों के साथ वो रहना शुरू कर देता है, तो कामवासना के बारे में सोचने समझने का टाइम उसके पास नहीं रहता है। यहां पे क्या होता है, उसको समलिंगी प्रेम होता है, मतलब लड़कों की दोस्ती लड़कों से होती है, लड़कियों की दोस्ती लड़कियों से होती है, लड़के और लड़कियों का आपस में कोई चक्कर यहां पे नहीं रहता है। यही आपकी बाल्यावस्था। इसी वजह से इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया काम वासना की सुप्तावस्था। क्या कहा गया? काम वासना की सुप्तावस्था। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी जो है लास्ट, ब्लेयर जोन्स एंड सिम्पसन की परिभाषा है। इन्होंने शैक्षिक दृष्टि से कहा है कि इससे कोई महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है। शैक्षिक दृष्टि से इससे महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है। अच्छा, कैसे शैक्षिक दृष्टि से इससे महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है? भाई यहां आप स्कूल जा रहे हो, क्लास 6 का बच्चा मैक्सिमम क्या, अभी अगर हम लोग देखें आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, वैसे तो कहा ही गया है कि 5 साल से कम बच्चे का एडमिशन ही नहीं होता है, लेकिन अगर बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है 6th में मैक्सिमम होता है क्लास 1 में, क्लास फर्स्ट में, तो यही तो आपका फाउंडेशन है। और क्या कहा गया है कि जिसकी शुरुआत अच्छी होती है उसका सारा सब कुछ अच्छा ही चलता है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप किसी भी बच्चे का अगर बेस अच्छा है, क्या कहा जाता है? मेरा तो बेस ही खराब है, इसीलिए मैं आगे नहीं समझ पाया कोई चीज को, मैं नहीं पढ़ पाया। तो जिस बच्चे का बेस अच्छा होगा, ठीक है, जिसका बेस अच्छा होगा, फाउंडेशन अच्छा होगा, नींव अच्छी होगी, वो आगे चल के पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा होगा ही होगा। तो यहां पे बच्चा क्लास फर्स्ट में है, तो शैक्षिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण, इससे महत्वपूर्ण अवस्था कोई नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पे बच्चे के पढ़ाई लिखाई की स्टार्टिंग होती है, तो अगर जो स्टार्टिंग अच्छी हो गई तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। तो ये रही आपकी कुछ परिभाषाएं। इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट जो लेना है, वो लेना है बाल्यावस्था के कुछ नाम। क्या लेना है? बाल्यावस्था के कुछ नाम। बाल्य अवस्था, बाल्य अवस्था के अन्य नाम। ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि बाल्य अवस्था को और किन नामों से जानते हैं। चलिए ठीक है, एक एक करके हम लोग एक एक नाम इसके लेते हैं। देखो, बाल्य अवस्था में क्या होता है, बच्चा घर से बाहर निकलता है और खेलना बहुत ज्यादा पसंद करता है। वो दिन भर बाहर ही खेलता रहता है। स्कूल से आया, बैग फेंका और खेलना शुरू। तो अगर बाहर आके खेलना शुरू हो गया, तो यहां से आपको क्या समझ में आया? यहां से यही समझ में आया कि वो हमेशा दिन भर बाहर खेलेगा। बाहर खेलेगा तो बाहर मिट्टी होती है, मिट्टी होती है तो गंदगी होती है, गंदगी होती है तो इसको क्या कहा गया? गंदी उम्र। क्यों? क्योंकि हमेशा मिट्टी में ही लगा रहता है, बाहर खेलेगा मिट्टी लगेगी, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया? गंदी उम्र। बाहर निकलता है, उसके 2 4 मित्र बनते हैं, उन मित्रों के साथ खेलना शुरू कर देता है, तो इसको क्या कहा गया? टोली की उम्र। टोली की उम्र कहा गया इसको। ठीक है, और क्या क्या कहा गया इसको कहा गया बच्चा इस उम्र में पूरा दिन खेलेगा। आप कहोगे बेटा सो जाओ, कहोगे कभी थकता ही नहीं है, ये तो दिन भर घूमता रहता है, कभी थकता ही नहीं है, तो इसको और क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा फुर्ती स्फूर्ति की उम्र। स्फूर्ति की उम्र, क्योंकि बच्चा थकता नहीं है, दिन भर खेलता रहता है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? स्फूर्ति की उम्र। बच्चा यहां से सोचना शुरू कर देता है, जो चीजें उनको दिखती है, पंखा घूम रहा है तो पंखा गोल गोल काहे घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, कार कैसे चलती होगी। भाई मम्मी पापा ने उसको कार में बिठाया, अब वो कार के बारे में सोच रहा है कि कार कैसे चलती होगी यार, ये बहुत दिक्कत की बात। ये पंखा ऊपर देखेगा, पंखा दिन भर चलता रहता है, गोल गोल घूमता रहता है। चार्जर, आपने देखा होगा बच्चे खिलौनों को बहुत तोड़ते फोड़ते हैं इस उम्र में। चार्जर खोल, यार इससे मोबाइल कैसे चार्ज हो जाता है, लाओ चार्जर खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। ठीक है, तो ये होता है कि मूर्त चिंतन की उम्र। उसी मूर्त चिंतन के चक्कर में कई बार मार पड़ जाती है। मूर्त चिंतन की उम्र, मूर्त चिंतन की उम्र होती है ये। और बताइए, आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको जीवन का निर्माण काल कहा जाता है। बच्चे का जीवन यहीं से बनता है कि उसको क्या आगे क्या होना है, यहीं पे वो अपना जीवन का निर्माण कर लेता है, क्योंकि क्लास 8 तक की पढ़ाई यहीं पे वो कर लेता है।
तो जीवन का निर्माण काल होता है ये, जीवन का निर्माण काल। और बताओ, और बताओ भैया, जीवन का निर्माण काल हो गया। समलिंगी उम्र होती है, लड़के लड़कों के साथ रहना पसंद करते हैं और लड़कियां लड़कियों के साथ रहना पसंद करती हैं, तो समलिंगी उम्र होती है। घूमने फिरने में बड़ा मजा आता है, तो निरुद्देश्य भ्रमण की उम्र, निरुद्देश्य 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 भ्रमण की उम्र है, निरुद्देश्य भ्रमण की उम्र, निरुद्देश्य भ्रमण की उम्र है। और बताइए क्या है, बताइए और बताइए क्या है। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की उम्र है, क्या है, 8th। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की उम्र, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की उम्र, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की उम्र मतलब समाज में कैसे खुद को स्थापित करना है, समझ में आ रहा है। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण, प्रतिद्वंद, द्वंद मतलब कॉम्पिटेटिव। अब समाज में ये नए नए आए हैं, समाज में इनको नया नया अपने आप को स्टैब्लिश करना है। अगर समाज में इनको खुद को नए तरीके से स्टैब्लिश करना है तो इनको वहां पे प्रतिद्वंद होता है, मतलब कंपटीशन होता है कि कैसे कितने अच्छे से हम खुद को समाज में सोशलाइज कर लें, कैसे हम खुद को समाज में स्थापित कर लें। ठीक है, तो निरुद्देश्य भ्रमण की उम्र हो गया, समलिंगी हो गया, समलिंगी उम्र हो गया। और बताइए, तीव्र जिज्ञासा की उम्र होती है। भाई बच्चा नया नया बाहर गया है, अभी रोड पे वो जल्दी उतरा है, जो चीजें देख रहा है उसके लिए सारी चीजें नई है, और नई है तो उसको हर चीज जानने का मन करता है, और नई चीज जानने का मन करता है तो कौन सी उम्र हो गई, तीव्र जिज्ञासा की उम्र हो गई। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सब लोग, देख लीजिएगा एक बार। गंदी उम्र, टोली की उम्र, मैंने आपको बता दिया क्यों, फुर्ती स्फूर्ति की उम्र, मूर्त चिंतन की उम्र, जीवन का निर्माण काल, समलिंगी उम्र, निरुद्देश्य भ्रमण की उम्र, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की उम्र और तीव्र जिज्ञासा की उम्र, तीव्र जिज्ञासा की उम्र, ये सारी क्वालिटीज पाई जाती हैं बाल्यावस्था में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना क्या है, नेक्स्ट हम लोग को देखना है, नेक्स्ट हम लोग को क्या देखना है, नेक्स्ट हम लोग को देखना है इसकी विशेषताएं, बाल्यावस्था की विशेषताएं। देखो, जब शैशवावस्था के बारे में हम लोग ने बात की थी तो वहां पे हम लोग ने कहा था कि सबसे तीव्र शारीरिक विकास होता है, लेकिन यहां पे शारीरिक विकास थोड़ा स्लो हो जाता है, शारीरिक विकास थोड़ा स्लो हो जाता है। शारीरिक विकास अपेक्षाकृत, किसके अपेक्षाकृत, शैशवावस्था के शारीरिक विकास अपेक्षाकृत धीमा। यहां का जो शारीरिक विकास है उसको हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं, कौन कौन से दो भाग उसको देखते हैं। पहला जो शारीरिक विकास जिसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं वो होता है, पहला होता है संचयी। संचयी का मतलब होता है तेज, संचयी, यहां पे बहुत तेज शारीरिक विकास होता है। ठीक है, और उसके बाद आता है परिपाक काल। परिपाक में क्या होता है, परिपक्व, परिपक्व से बना है परिपाक काल। जो 6 से 9 की एज होती है संचयी होती है, यहां पे विकास बहुत तेजी के साथ होता है। 6 से 9 की एज में विकास बहुत तेजी के साथ होता है। परिपाक काल में क्या होता है कि विकास खुद को परिपक्व करता है, मतलब मैच्योर बनाता है, जितना हुआ है उसको खुद को मैच्योर्ड बनाता है, मैच्योर, विकास खुद को मैच्योर करता है। तो उसको क्या कह सकते हैं कि विकास खुद को परिपक्व करता है, किसमें, परिपाक काल में। यहां से बच्चे के अंदर समूह में रहने की भावना आ जाती है। कौन सी भावना आ जाती है, समूह में रहने की भावना आ जाती है। तो समूह भावना का उदय, उसके जो 2, 4, 6, 8, 10, 15 जो भी मित्र हैं उनके साथ दिन भर उनको रहने में अच्छा लगता है, तो समूह भावना का उदय हो जाता है। ठीक है, समूह भावना का उदय हो जाता है। तीसरा बताइए, यहां पे कौन सा मित्र उनके अंदर अच्छा लगता है, अच्छा है, कौन सा बुरा है, तो मित्र का चयन शुरू कर देते हैं वो, मित्र का चयन, संग्रह प्रवृत्ति आ जाती है, चीजों को इकट्ठा करने की आदत पड़ जाती है, संग्रह प्रवृत्ति, संग्रह प्रवृत्ति की आदत आ जाती है। ठीक है, संग्रह प्रवृत्ति की आदत आ जाती है। बालक यहां से रचनात्मक हो जाता है, रचनात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है, रचनात्मक प्रवृत्ति आ जाती है, रचनात्मक प्रवृत्ति आ जाती है। छठा क्या है आपका,
ये चाहते हैं कि ये जो भी कहें, जो भी चाहे, इनको वो सब कुछ मिले, ये जहां जाना चाहे जाने दिया जाए, इनको कोई रोके टोके नहीं। तो स्वीकृति पाने की इच्छा की, जो कह दिया उस पर सबकी हाँ होनी चाहिए, कोई इनको मना नहीं कर सकता है। तो स्वीकृति पाने की इच्छा होती है। नेक्स्ट और देखते हैं क्या क्या है। स्वीकृति काम वासना जो है वो शांत हो जाती है। यहां पे काम वासना जो है वो शांत होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, काम वासना शांत हो जाती है यहां पे। मित्रता कैसी होती है, तो खोखली मित्रता होती है। सात हो गया। आठवां आपका खोखली मित्रता होती है, मतलब मित्रता होगी बहुत, लेकिन छोटी छोटी बातों पे मित्रता टूट जाएगी। कल एक पराठा मैंने तुमको खिलाया था, आज अपना पराठा नहीं खिलाओगे तो अभी दोस्ती खत्म। कल मेरी पेंसिल लिए थे, आज तुम नहीं दोगे, तो तुम आज हम पेंसिल नहीं लाए, तुम नहीं दोगे, तुम दोस्ती खत्म। ठीक है, और बताओ। यहां पे जिज्ञासा सबसे अधिक होती है। जिज्ञासा सबसे अधिक होगी, जिज्ञासा सबसे अधिक होगी, जिज्ञासा सबसे अधिक होती है यहां पे। फिर 10th आपका देखना है। ठीक है, स्वीकृति पाने की इच्छा हो गई, बहिर्मुखी अब यहां पे हाँ बहिर्मुखी प्रतिभा, बहिर्मुखी प्रवृत्ति पाई जाती है। कैसी प्रवृत्ति? बहिर्मुखी, बहिर्मुखी प्रवृत्ति पाई जाएगी। ठीक है, तो ये सारी क्वालिटीज आपकी यहां पे पाई जाएंगी। तो टोटल 10 क्वालिटीज मैंने आपको लिखा दिया। शारीरिक विकास अपेक्षाकृत धीमा हो जाता है, समूह भावना का उदय होता है, मित्रों का चयन होता है, संग्रह प्रवृत्ति होती है, रचनात्मक प्रवृत्ति होती है, स्वीकृति पाने की इच्छा होती है, कामवासना शांत हो जाती है, मित्रता खोखली होती है, जिज्ञासा सबसे अधिक होती है, और बहिर्मुखी प्रवृत्ति का बालक होता है। बालक कैसा होता है? बहिर्मुखी प्रवृत्ति का होता है। अब बाल्यावस्था में शिक्षा कैसे होगी उसको देख लेते हैं हम लोग। हेडिंग बनाइएगा, बाल्य अवस्था में, बाल्यावस्था में शिक्षा, बाल्यावस्था में शिक्षा। ठीक है, अब बाल्यावस्था में शिक्षा कैसी होगी उसको देखते हैं। बहुत आसान से, इंद्रिय जनित, यहां पे आपको सेंसरी बेस्ड ऑर्गन जैसे वहां था वहीं यहां पर भी है, और इंद्रियों का प्रयोग तो आपको हमेशा होता ही होता है। इंद्रिय जनित शिक्षा, रचनात्मक शिक्षा, क्रिएटिव एजुकेशन होता है, रचनात्मक शिक्षा, खेल विधि का प्रयोग, खेल खेल में सिखाएंगे, खेल विधि, खेल विधि द्वारा शिक्षा। और बताइए, जिज्ञासा सबसे तीव्र होती है, तो जिज्ञासा शांत करें बच्चों की, जिज्ञासा शांत करें। ये नहीं है बैठो काय पूछो, दिन भर पचड़ पचड़ पूछा करता है लड़का, कभी शांत नहीं बैठता है। ये नहीं करें, ऐसा करोगे तो बेटा आपका बच्चा आपका दब्बू बन जाएगा और फिर वो कुछ पूछ नहीं पाएगा आपसे। ठीक है, संग्रह प्रवृत्ति, चीजों को इकट्ठा करने की आदत डालें। भाई चीजों को इकट्ठा करेगा, देखेगा, चीजों को रिस्टोर करेगा तभी तो सीखेगा। तो संग्रह प्रवृत्ति की आदत डालें ताकि वो चीजों को इकट्ठा स्टोर कर पाए, संग्रह प्रवृत्ति की आदत डालें। ये रहे आपकी 5 बाल्यावस्था में शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए। ये रही 5 पॉइंट्स। हमको इंद्रियों के आधार पर उनको शिक्षा देनी चाहिए, रचनात्मक यानी कि क्रिएटिव एजुकेशन दिया जाना चाहिए, खेल विधि द्वारा शिक्षा दिया जाना चाहिए, जिज्ञासा बच्चों की शांत करनी चाहिए, और क्या करना चाहिए? संग्रह प्रवृत्ति की आदत डालनी चाहिए। तो इससे ज्यादा बाल्यावस्था में आपके लिए कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बाल्यावस्था की परिभाषाएं, बाल्यावस्था के अन्य नाम, बाल्यावस्था की विशेषताएं, और साथ ही साथ बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, कैसे बालक को शिक्षा दी जानी चाहिए, ये पूरा का पूरा कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं किशोरावस्था के साथ। तब तक सब लोग मुझे विदा दीजिए। टाटा, बाय बाय।